भाजपा वाले कान खोल के सुन लें, हम लोग हाइड्रोजन बम तैयार कर चुके हैं। ये कहना है राहुल गांधी का। वोटर अधिकार यात्रा में 16वें दिन बिहार की राजधानी पटना में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने डाक बंगला चौराहे पर जनसभा की और यहां से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 ऐसे ऐलान किए जो आज रात मोदी शाह की गुजराती जोड़ी को चैन की नींद नहीं लेने देंगे। जी हां, राहुल गांधी ने एटम बम से भी बड़ा बम फोड़ने की बात कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मोदी सरकार की बची हुई उम्र बता दिया। इन सब पर बात तो करेंगे ही, साथ में चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आज वहां भी SIR मामले पर सुनवाई हुई। आप कहेंगे कि क्या मिला, जवाब होगा तारीख। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी देखेंगे। बात बिहार के SIR को लेकर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ताजा रिपोर्ट पर भी करेंगे। बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, यानी केंचुआ सीधे सीधे झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया है। और तो और उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव की जो वोटर लिस्ट बन रही है उसे लेकर भी गजब गजब की कहानियां सामने आ रही हैं। वैसे आपको याद दिला दें, यूपी की पिछले पंचायत चुनाव में हमने देखा था कि जहां पर जनता को वोट करना था वहां समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी के लोगों ने समर्थकों की बड़ी जीत हुई, मगर डायरेक्ट जहां पर जनता की भागीदारी वाला चुनाव नहीं था, यानी ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, इसमें बीजेपी के लोग ज्यादा जीत गए या कथित रूप से जिता दिए गए। ये चुनाव किस तरीके से होते हैं, कैसी किडनैपिंग होती है, कैसी खरीद फरोख्त होती है, ये तो आप जानते हैं। यानी एक बड़ा सवाल ये निकल रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार हुई उसका जुगाड़ निकाला जा रहा है। पंचायत चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, क्या कहानी सामने आई है उस पर बात करेंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखा करिए। अच्छा, अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट में जब से SIR मामले पर सुनवाई हो रही है वहां से कुछ भी निर्णायक निकलकर आया नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके बयानों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा निर्णायक कदम होगा, मगर आदेश सिर्फ हवा में ही तैरते रह जाते हैं, जमीन पर उतर नहीं पाता। पहली सुनवाई से ही आधार कार्ड को मंजूरी देने की बात सामने आई, मगर अब तक जमीन पर ये चीजें नहीं पहुंची। चुनाव आयुक्त तो छोड़िए, भाजपा के IT सेल का मुखिया, जिन्हें लोग गुर्गा कहते हैं, झूठ की फैक्ट्री चलाने वाला मुखिया कहते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है कि आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की बात आई और सुप्रीम कोर्ट कहने लगा कि एक ही आदेश कितनी बार दिया जाए, जबकि सवाल यह है कि आपके आदेश का फायदा क्या हो रहा है। चुनाव आयुक्त सुन ही नहीं रहा और चुनाव आयोग के लोग कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। जमीन पर BLO कहते हैं कि लिखित आदेश आएगा तब आधार कार्ड को लेंगे। और यदि आपका आदेश कोई मान ही नहीं रहा है तो इसके बाद आपके जो अधिकार हैं उसका प्रयोग कब करिएगा हुजूर? किस दिन रात के लिए रखे हैं बचा के, सेव करके? लगभग हर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से एक बात निकल कर आई कि बड़ी गड़बड़ी मिलने पर हम पूरी व्यवस्था बदल देंगे, रद्द कर देंगे, पूरी प्रक्रिया को रोक सकते हैं, ये हमारी पावर में है, ये होगा तो वो कर देंगे, वो होगा तो ये कर देंगे। लेकिन अब तक सब कुछ केंचुआ और भाजपा के हित का ही होता हुआ दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट से। एक बार फिर से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि वो 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियों पर विचार करेगा, मगर चुनाव आयोग की बातों पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं ये आप ही जानिए। राम भरोसे हिंदुस्तान। जिस आयोग का मुखिया सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ा जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलता हो और बड़ी बेशर्मी से सवालों से भाग जाता हो दुम दबा के, उन लोगों पर कैसे और कितना भरोसा किया जाए? अभी इसी वीडियो में देखिएगा कि केंचुआ के कितने बड़े झूठ का पर्दाफाश होता है। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि कई मतदाताओं के नाम बिना आवेदन के ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। बड़ी संख्या में लोग खुद अपने नाम हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। केंचुआ पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है। यहाँ एक बात और समझने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इतने बड़े राज्य में केवल 120 मामलों पर ही आपत्तियां सामने आ रही हैं, ये तो हैरान करने वाला है। मगर कांग्रेस ने आपत्तियां दर्ज कराने को लेकर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, हमने उस पर पिछली वीडियो में विस्तार से बात किया है, जरूर देखिएगा। उधर बिहार में आज राहुल गांधी ने भाजपा की नींद उड़ाने और केंचुआ की नींद हराम करने वाला ऐलान कर दिया। याद करिए, कुछ सप्ताह पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैं एक एटम बम लेकर आऊंगा और जब वो फूटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटों का आरोप लगाया, बाकायदा ढेर सारे सबूत दिखाए, मगर चुनाव आयोग ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आया, गायब हो गया, न सवाल न जवाब, हलफनामा मांगता रहा। और अब वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि एटम बम से बड़ा होता है हाइड्रोजन बम और हम हाइड्रोजन बम तैयार कर चुके हैं, बहुत जल्द उसको फोड़ेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि एनडीए के लोग वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इन्होंने वोट चोरी किया। देश ही नहीं, चीन में भी लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने काला झंडा
दिखाने वाले भाजपाइयों को हाइड्रोजन बम की धमकी दी और कहा कि हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर जो कहा था वो बात तो कहीं ना कहीं सच साबित हुई। अब देखना यह है कि हाइड्रोजन बम फूटने के बाद महामानव कहीं नजर आते हैं कि नहीं। कल ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से गुजरात में भी भयंकर वोट चोरी के आरोप कांग्रेस ने लगाए, ढेर सारे सबूत सामने रखे। यानी बारी बारी से देश भर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से भाजपा पर, चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, तमाम सबूत रखे जा रहे हैं और चुनाव आयोग तथ्यात्मक जवाब देने की बजाय गोल 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 घुमाकर भाग जाता है, दुम दबा के भाग जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू का बेटा एफआईआर से नहीं डरता। आज तक लालू यादव इनके आगे नहीं झुके तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। अरे हमारे यहाँ तो भगवान का जन्म जेल में होता है। बिहार में जो सरकार चल रही है ये डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन अपराध और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार की ओर लगा हुआ है। ये लोग बिहारियों को ठगना चाहते हैं लेकिन ये जानते नहीं हैं कि बिहारी उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानता है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके बिहार जीतना चाहते हैं। बिहार के लोग सतर्क हो जाइए, हम सबको मिलकर चोर से लड़ना है। यानी सब के सब मिलकर नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे चोर बुला रहे हैं, चोट्टा बुला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सरकार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, हमारी सरकार आ रही है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा कर दिया कि 6 महीने में गुजराती जोड़ी की सत्ता गिर जाएगी। मगर कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का मूल आधार यह है कि प्रत्येक नागरिक को एक समान वोट का अधिकार प्राप्त है। परंतु हाल के महीनों में बिहार और उत्तर प्रदेश से सामने आई मतदाता सूची अनियमितताओं ने इस अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 1 सितंबर 2025 की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि बिहार की 39 विधानसभा सीटों की मसौदा मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 1.87 लाख यानी 1,87,000 से ज्यादा ऐसे लोग दर्ज हैं जिनके नाम उनके माता या पिता के नाम और उम्र लगभग एक जैसी है। इनमें 16,375 मामले ऐसे हैं जहां नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र और पता सब कुछ बराबर है, यानी एक जैसा है, सेम टू सेम है। यानी एक ही व्यक्ति के 2 या अधिक मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं। 25,862 मामलों में नाम, रिश्तेदार का नाम और उम्र बराबर है लेकिन पता थोड़ा सा अलग है, जिससे संदेह होता है कि किसी व्यक्ति का नाम 2 बार जोड़ा गया है। और 1 लाख से अधिक मामलों में नाम और रिश्तेदार का नाम एक है, जबकि उम्र में केवल 0 से 5 वर्ष का अंतर रखा गया है। यानी इन सभी मामलों को जोड़ें तो लगभग 3,76,000 वोट बनते हैं, जो किसी भी विधानसभा चुनाव में जीत हार के अंतर को बदल सकते हैं, चुनावी परिणाम को पलट सकते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि इन संदिग्ध प्रविष्टियों को पहचानने के लिए पत्रकारों ने वही सॉफ्टवेयर और पद्धति इरोनेट 2.0 का प्रयोग किया है जिसे चुनाव आयोग एशियाई इस्तेमाल करता है। फिर भी केंचुआ ने रिपोर्ट को डेटा माइनिंग बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक जैसे नाम होना सामान्य है और फील्ड जांच के बिना इन आंकड़ों को डुप्लीकेट नहीं कहा जा सकता। यह तर्क कई कारणों से विवादास्पद है, क्योंकि रिपोर्ट में उन मामलों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है जहां नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र और पता लगभग पूरी तरह से मेल खाते हैं, यानी गलती की गुंजाइश बहुत कम है। इसके अलावा पहले की जांचों ने दिखाया है कि बिहार उत्तर प्रदेश सीमा के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में 5,000 से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो 2 राज्यों में पंजीकृत हैं और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 80,000 से ज्यादा मतदाता गलत पते पर दर्ज पाए गए हैं। इस प्रकार की अनियमितताएं केवल गलती या लापरवाही से नहीं बल्कि व्यवस्थागत खामी या जानबूझकर की गई जोड़तोड़ का संकेत भी देती हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ सिस्टम से किया गया है, जानबूझकर किया गया है। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कहा कि उसने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 7 लाख डुप्लीकेट नामों को हटाया है, मगर इतने बड़े पैमाने पर संदिग्ध प्रविष्टियों का रह जाना, यानी 2-2 लोगों का नाम रह जाना, चुनाव आयोग के इस दावे पर सवाल उठाता है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत आयोग को मतदाता सूची की विस्तृत जांच करनी होती है, मृत लोगों का नाम हटाना होता है, प्रवासियों के नाम अपडेट करने होते हैं, दोहरे नामों की पहचान कर केवल एक नाम रखना होता है और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना होता है। लेकिन रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ये रिपोर्ट साफ कर देती है कि आयोग ने केवल नाम हटाने पर ध्यान केंद्रित किया और नए नाम जोड़ने या विवरण सुधारने में पर्याप्त कार्य नहीं किया। उदाहरण के लिए रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ इलाकों में नए मतदाता केवल 0.02% की दर से जोड़े गए, जबकि हजारों नाम हटाए गए। इस प्रक्रिया से संभावित पक्षपात का खतरा पैदा होता है, क्योंकि यदि नाम
नाम हटाने और जोड़ने का अनुपात संतुलित न हो तो किसी खास समुदाय या वर्ग के मतों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसी संदर्भ में द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सुझाव दिया है कि आयोग को हर संशोधन के बाद सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए, जिसमें यह बताया जाए कि कितने नाम किन कारणों से हटाए गए और कितने जोड़े गए। पारदर्शिता की यह कमी विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे आरोपों को हवा देती है, यानी विपक्ष के आरोपों को मजबूत करती है। उत्तर प्रदेश में, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, पंचायत चुनाव की तैयारी में राज्य चुनाव आयोग ने पहली बार एआई का प्रयोग करके मतदाता सूची की छानबीन की। इस जांच में 1 करोड़ से अधिक प्रविष्टियां ऐसी पाई गई हैं जिनमें नाम, जाति, पता, लिंग और उम्र लगभग समान है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह प्रारंभिक सूची है और इन प्रविष्टियों को संदिग्ध माना गया है, जिनका अंतिम सत्यापन बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ करेंगे। आयोग ने संवेदनशील बूथों पर फेस रिकॉग्निशन तकनीकी लगाने तथा बीएलओज द्वारा घर घर जाकर सत्यापन कराने की योजना की भी घोषणा की है। परंतु टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों और नागरिक अधिकार समूहों ने चिंता जताई है कि एआई की शुरुआती सूची में वास्तविक मतदाता भी संदिग्ध घोषित हो सकते हैं, यानी जो रियल वोटर हैं उन्हें भी संदिग्ध बताया जा सकता है एआई द्वारा, खासकर तब जब डेटा एंट्री में स्पेलिंग या अंक गलत दर्ज हों। उदाहरण के लिए, यदि किसी का नाम रामलाल एक प्रविष्टि में है, यानी स्पेलिंग लिखते समय राम और लाल अलग अलग हो गया तथा दूसरी में रामलाल मिला दिया गया या स्पेलिंग में हल्का फुल्का चेंज कर दिया गया, वॉवेल को 1 से बढ़ाकर 2 बार लिख दिया गया, तो एआई उसे अलग व्यक्ति मान सकता है। इसके विपरीत एक ही नाम और पता वाले 2 लोगों, अलग अलग लोगों को एआई एक ही मान सकता है। इसलिए एआई को केवल एक अलर्ट टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अंतिम निर्णय के लिए। बीएलओज का प्रशिक्षण और संसाधन पर्याप्त न होने पर वो लोग एआई द्वारा चिन्हित किए गए नामों की जांच कायदे से नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बेहद संवेदनशील होते हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय राजनीति में जातीय और समुदाय आधारित समीकरण गहरे हैं। 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में उम्मीदवार खड़े होते हैं और यदि मतदाता सूची गड़बड़ हो गई तो स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रभावित हो जाएगा। इन अनियमितताओं पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग पर तंज करते हुए कहा कि जब आयोग एआई के जरिए 1.25 करोड़ संदिग्ध मतदाता पकड़ सकता है तो विपक्ष द्वारा दिए गए 18,000 हलफनामों में से केवल 14 पर कार्रवाई करना समझ से परे है। उन्होंने दावा किया कि आयोग विपक्ष की शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल के आरोपों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। इन तमाम विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले पर 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 को सुनवाई की, जिसमें कई याचिकाओं में 1 सितंबर की अंतिम तिथि बढ़ाने, डुप्लीकेट सूची के साथ विस्तृत डेटा साझा करने और दस्तावेजी प्रमाणों को सहज बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची थे। सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, उन्होंने कोर्ट से मांग की कि 7.24 करोड़ मतदाताओं के लिए आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में गरीबों और ग्रामीणों के पास सिर्फ आधार ही है और अन्य प्रमाण पत्रों की मांग करना असंभव है, यानी वो दे नहीं पाएंगे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस विषय पर पहले ही आदेश दे चुकी है और बार बार वही बात न दोहराएं। मगर समझने वाली बात यह है कि आपके आदेशों का जनता क्या करे, हलवा बना के खाए। जब चुनाव आयोग उसको मानता ही नहीं है, जमीन पर सरकारें मानती ही नहीं है, तो आप दोबारा अपने आदेशों की अवमानना का नोटिस जारी क्यों नहीं करते, कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या उन्हें भरोसा है कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे? आप आदेश देते रहिए, वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। चुनाव आयोग के वकील ने दलील दी कि अदालत का आदेश केवल 65 लाख हटाए गए नामों के लिए आधार मान्य करने का था, न कि सभी 7.25 करोड़ मतदाताओं के लिए। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आधार पर इतना जोर क्यों, और कहा कि बिना ठोस उदाहरण के वे किसी नए आदेश पर विचार नहीं करेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि 8 सितंबर तक ऐसे उदाहरण पेश करिए जहां 65 लाख लोगों के अलावा भी आधार न स्वीकार करने से समस्या आ रही है। इसके बाद कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने माना कि दावे, आपत्तियां और सुधारों की प्रक्रिया में गंभीर विवादित प्रश्न हैं, विशेषकर ये कि लोगों की आपत्तियां स्वीकार की जा रही हैं या नहीं। इसलिए कोर्ट ने बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को पैरा लीगल स्वयंसेवकों की सूची जारी करने का आदेश दें। इन स्वयंसेवकों का नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया जाएगा और वे व्यक्तिगत मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों को ऑनलाइन दावे, आपत्तियां और सुधार दाखिल करने में सहायता करेंगे। प्रत्येक स्वयंसेवक अपना गोपनीय रिपोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को देगा और ये रिपोर्ट राज्य स्तर पर संकलित की जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दावे, आपत्तियां और सुधार दाखिल किए जा सकते हैं और इन पर अंतिम सूची के बनने तक विचार किया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आयोग और जनता
के बीच विश्वास में कमी स्पष्ट रूप से दिख रही है और इस अंतर को भरने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवक मदद करेंगे। सुनवाई के दौरान आरजेडी के वकील शोएब आलम ने कहा कि चुनाव आयोग के कर्मचारी फॉर्म स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं और आयोग द्वारा दिए गए आंकड़े गलत हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो हजारों मामलों की शिकायत की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने केवल दर्जन उदाहरण दिए। उन्होंने पूछा कि क्या आपके दावे 36 से अधिक हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जो एडीआर की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि समस्या पारदर्शिता की कमी है। चुनाव आयोग के वकील द्विवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ याचिकाकर्ता विघ्न डालने की मानसिकता से प्रेरित है। अदालत ने अंतरिम निर्देशों पर विचार करते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने सबूत जल्द से जल्द दाखिल करने चाहिए। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि चुनाव आयोग ने 65 लाख नाम हटाए, लेकिन समय सीमा तक केवल 33,326 व्यक्तिगत दावे और 25 राजनीतिक दलों के दावे प्राप्त हुए, जबकि 1,34,738 लोगों ने नाम हटाने की मांग की। ईसीआई ने कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाते रहेंगे और अंतिम सूची 1 अक्टूबर तक तैयार होती रहेगी। वैसे आपको बता दें, अभी पिछली वीडियो में ही हमने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस का दावा है कि उन लोगों ने 89 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं, शिकायतें दी हैं, लेकिन केजरीवाल ले ही नहीं रहा है और कह रहा है कि व्यक्तिगत शिकायत लेंगे। प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि बड़ी संख्या में लोग फॉर्म 6 भरने में सक्षम नहीं है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच बहुत सीमित है। बीएलओज के फॉर्म स्वीकार नहीं करने की शिकायत पर भी अदालत ने गौर किया और कहा कि यदि ऐसे मामले हैं तो ईसीआई उनको तुरंत देखे। एक अन्य याचिकाकर्ता ने कहा कि जब दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तो उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर दर्शाया जाना चाहिए, वरना ईसीआई सूची बदल रहा है। अदालत ने इन सब बातों को सुनकर कहा कि वे राजनीतिक दलों की उपस्थिति में विस्तृत सुनवाई करेंगे। वैसे आज की सुनवाई में भी वो चीज देखने को मिली कि हम बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं, बहुत कुछ रोक सकते हैं, लेकिन कब रोकेंगे, कब एक्शन होगा, इसका पता नहीं है। यानी बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, अदालतों में भी निकल कर कुछ बड़ा आ नहीं रहा है। विपक्षी दलों की मांग है कि लिस्ट पर रोक लगाई जाए जब तक पूरी जांच न हो जाए। ये विरोधाभास आने वाले दिनों में और बढ़ता ही जाएगा। इन कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रमों से कई मुद्दे उभरते हैं। पहला ये कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए तकनीकी और मानवीय सत्यापन दोनों जरूरी है। केवल एरोनेट या एआई पर भरोसा करने से त्रुटियां रह जाएंगी। दूसरा, डुप्लीकेट नाम हटाते समय यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वास्तविक मतदाता न छूट जाए। तीसरा ये कि दस्तावेजी प्रमाणों की मांग व्यवहारिक होनी चाहिए, यानी ऐसे कागज मांगिए जो लोगों के पास हों। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होते हैं ज्यादातर के पास, इसलिए आधार, मनरेगा जॉब कार्ड या पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, इन्हीं सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। चौथा यह है कि चुनाव आयोग को प्रत्येक संशोधन के बाद जिलेवार रिपोर्ट जारी करनी चाहिए, जिससे राजनीतिक दल और नागरिक देख सकें कि किस जिले में कितने नाम हटाए गए, कितने जोड़े गए। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पैरालीगल वॉलंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करें और शिकायतों की रिपोर्ट दें। मतदाता सूची की सुधार की प्रक्रिया का समय चुनाव कार्यक्रम से जुड़ा होना चाहिए, ताकि सूची अंतिम होने के बाद भी पर्याप्त समय मिले। समय के साथ यह भी साफ हो रहा है कि वोटर लिस्ट का मुद्दा केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा है। यदि लिस्ट से गरीब, दलित, आदिवासी, महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम इस तरह से कथित रूप से हटाए जाते रहेंगे तो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे उदाहरण मिले जहां ग्रामीण महिलाओं के नाम केवल इसलिए कट गए क्योंकि वे शादी के बाद गांव छोड़कर शहर चली गई थी। कुछ प्रवासी मजदूरों के नाम उनके अस्थायी पते पर नहीं मिले और पुराने पते से हट गए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी ये मुद्दा उठा कि बाढ़ और महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने गांव से बाहर हैं, इसलिए वे दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा पा रहे। अदालत ने यह भी माना कि आयोग द्वारा डेडलाइन के बाद दावे स्वीकार करने का आश्वासन व्यवहार में सफल तभी होगा जब लोग फॉर्म भर सकेंगे। इसलिए पैरालीगल वॉलंटियर्स को नियुक्त करना और ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना एक सकारात्मक कदम हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस मुद्दे ने विपक्ष को सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एकदम लामबंद कर दिया है। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सीपीएम सभी दल इस मुद्दे पर एक मत दिख रहे हैं और सब एक सुर में बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी का प्रवक्ता होने यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर भाजपाई प्रवक्ता होने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगियों का कहना है कि विपक्ष चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है क्योंकि उसे हार का डर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा एक राजनीतिक नौटंकी है। कुछ भाजपा नेताओं ने दावा किया कि आयोग ने केवल उन नामों को हटाया है जो घुसपैठिए और अवैध प्रवासी हैं। सोचिए, ये दावा भाजपा वाले कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कि अब तक एक भी घुसपैठिया या अवैध प्रवासी मिला क्या। यानी चुनाव आयोग से ज्यादा भाजपाइयों को पता है। अगर पता है तो कहां से पता है। इस दावे का संजय सिंह ने जवाब दिया कि यदि 65 लाख में 22 लाख लोग मृत घोषित कर दिए गए तो बाकी 43 लाख लोग
आप क्या घुसपैठिया मानते हैं उनको, उन 43 लाख बिहारियों को? उन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे इन बिहारियों के लिए, क्या वे सभी बांग्लादेश भेजे जाएंगे? कांग्रेस के सांसद मनोज झा ने भी कहा कि यह संविधान की अवहेलना है और इसी संविधान की आड़ लेकर सवालों से बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी ये मामला सामने आया कि बीजेपी और चुनाव आयोग विश्वास की कमी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब राहुल गांधी की चुनौती और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों तथा चुनाव आयोग पर बढ़ते सवालों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।